हेलो दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी सच्ची कहानी पर आधारित है। पूरे 110 साल पुराने इस किस्से में 8 लोगों का कत्ल है और सभी 8 कत्ल आज तक पहेली बने हुए हैं। जुर्म की दुनिया में यह कहा जाता है कि क्राइम के इतिहास में जितने भी रहस्यमय कत्ल हुए हैं, उनमें इन 8 कत्ल का जिक्र शायद बहुत पहले किया जाता है। यानी 110 साल बीत जाने के बावजूद आज तक कोई ये नहीं जान सका कि जिन 8 लोगों का कत्ल किया गया उनका कातिल कौन है, वो कातिल कहां है। कभी कभी ये भी सवाल सामने आ जाता है कि इन 8 कत्ल का कोई कातिल है भी या नहीं। और जैसे ही कातिल को लेकर यह सवाल उठता है तो बात आती है कि कहीं इन कत्ल के पीछे किसी भूत, किसी साए या किसी प्रेम आत्मा का कोई रिश्ता है। कोई भी इनमें से किसी भी सवाल का जवाब पूरे यकीन के साथ नहीं दे पाता। कम से कम बीते 110 सालों में तो अभी तक किसी ने नहीं दिया। 110 साल पहले 8 कत्ल हुए, उनका कातिल बेशक आज तक किसी को नहीं मिला, मगर जिस बंगले में कत्ल किए सनसनीखेज वारदात हुई, वो बंगला आज भी मौजूद है। बंगले में रखा सारा सामान आज भी वैसा ही रखा हुआ है जैसा शायद 110 साल पहले रखा था। बीते 110 साल के दौरान इस घर को खंगालने के लिए न जाने कितनी बार पुलिस गई होगी। खुफिया एजेंट्स ने वहां रात गुजारी होगी और जिस जिसको कत्ल के इस किस्से में जरा भी दिलचस्पी थी, उसने इस घर का चप्पा चप्पा अपनी आंखों से उलट पलट कर देखा होगा। लेकिन इन 110 सालों के दौरान यह बंगला कुछ और भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। दुनिया भर के वो तमाम लोग जो भूत प्रेत और आत्मा वगैरह की बातों और कहानियों में यकीन करते हैं, वो अक्सर इस बंगले पर आते रहते हैं। ऐसे लोग जिन्हें आत्माओं से बात करने का शौक है या आत्माओं के बारे में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में शामिल होते रहते हैं, उन सभी को भी यह बंगला अपनी ओर खींचता है। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले कई सालों से जो इस बंगले की देखभाल कर रहे हैं, वो भी इस बंगले में नहीं जाते। अलबत्ता जो सैलानी या पैरानॉर्मल टूरिस्ट इस बंगले में रात गुजारने का ख्वाहिशमंद होता है, तो उसे बंगले की चाबी पकड़ा दी जाती है और वहां से लौटते वक्त उनसे चाबी ले ली जाती है। यानी रात के वक्त टूरिस्ट के अलावा उस बंगले में और कोई नहीं होता। सवाल यह उठ सकता है कि अगर टूरिस्ट की भीड़ बंगले में है तो फिर वहां डरने जैसी कोई बात तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन यहां हल्का सा पेंच है। बंगला की देखभाल करने वाले केयर टेकर की एक ही शर्त होती है कि एक वक्त में केवल 8 टूरिस्ट ही बंगले में रह सकते हैं। असल में बंगले के केयर टेकर का मानना है कि उस बंगले में मौजूद तमाम जरूरत की चीजें सिर्फ 8 लोगों के हिसाब से थीं। लिहाजा वहां एक वक्त में टूरिस्ट भी 8 ही जाने चाहिए, क्योंकि 110 साल पहले जब यहां 8 कत्ल का किस्सा हुआ था, तो उस वक्त बंगले में एक परिवार के 6 लोगों के साथ 2 मेहमान भी थे। लिहाजा ये 8 का अंक बेहद गौर करने वाला है। कितना अजीब ख्याल है कि जिस बंगले में 8 लोगों का कत्ल हुआ हो और जिसका कातिल पकड़ा ही न गया हो, पकड़ना तो छोड़िए, जिसके बारे में सही सही मालूमात भी ना हो, ऐसी जगह पर जाकर ठहरना किसी भी सूरत में आसान काम नहीं है। इसके लिए वाकई बहुत हिम्मत और जिगर की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे दीवाने लोगों ने तो शायद बंगले में इस गरज से रात बिताई कि हो सकता है कि रात के सन्नाटे में उनकी किसी भूत प्रेत या आत्मा से मुलाकात हो जाए और उन्हें कत्ल की पहेली को सुलझाने में कोई मदद मिल जाए। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, यह कहानी अमेरिका की है। अमेरिका में एक शहर है वेलिस्का। वेलिस्का मोंटगोमरी काउंटी। इसी काउंटी में एक जगह है आयोवा। किस्सा शुरू होता है साल 1912 को। एक शांत और छोटा शहर वेलिस्का की उस वक्त की आबादी महज 2500 लोगों की थी। शहर नया था और तेजी से विकसित भी हो रहा था। नए कारोबारी और उद्योगपति इस शहर में अपना बसेरा बना रहे थे। शहर के बीचों बीच से ट्रेन की पटरियां गुजरती थीं, लिहाजा ट्रेनों के आने जाने का शोर ही शहर का इकलौता शोर था। इसके अलावा सारे शहर में
सन्नाटा रहता था। इसी शहर की हद में एक कारोबारी परिवार भी रहता था, जिसे मूर फैमिली भी कहा जाता था, जो सिया मूर और सारा मूर पति पत्नी थे। उस वक्त जो कि उम्र 45 साल की थी, जबकि सारा भी 38 की थी, और सारा के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा बच्चा 11 साल का था, जबकि सबसे छोटे बच्चे की उम्र 5 साल थी। लेकिन इसी परिवार के साथ 2 और बच्चे रहते थे, जिसमें एक की उम्र 8 साल थी, जबकि दूसरे की उम्र 12 साल। ये कारोबारी परिवार बेहद खुशमिजाज और शांत प्रिय थे, साथ ही धार्मिक भी थे। इसीलिए इलाके के गिरजाघर की ज्यादातर देखभाल जो मूर की पत्नी सारा मूर किया करती थीं, और चर्च के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। शायद इसीलिए इलाके के तमाम लोग इस परिवार की बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। साल 1912 की 10 जून को चर्च ने चिल्ड्रंस डे मनाने का कार्यक्रम रखा था। साथ ही खास प्रार्थना सभा का भी इंतजाम किया गया था। इसी चर्च से सारा मूर भी जुड़ी हुई थीं, लिहाजा जो मूर और सारा अपने बच्चों को साथ लेकर चर्च जाते हैं। दिन भर के तमाम कार्यक्रम और प्रार्थना सभा को होते होते रात हो जाती है। अब मूर दंपत्ति अपने चारों बच्चों और पड़ोस के 2 बच्चों को साथ लेकर रात करीब 9:45 बजे अपने घर में दाखिल होते हैं। घर पहुंचकर सारे बच्चे थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद अलग अलग कमरों में सो जाते हैं, 2-2 के जोड़े में, जबकि जो मूर और सारा मूर अपने बेडरूम में सो जाते हैं। घर की लाइट बंद हो जाती है। 11 जून 1912 को सुबह के 8 बज जाते हैं, लेकिन मूर परिवार के घर का दरवाजा अब भी बंद होता है। न तो पर्दे हटाए जाते हैं और न ही सुबह की प्रार्थना। ये बात मूर परिवार के पड़ोसियों को बुरी तरह चौंकाती है, क्योंकि आमतौर पर मूर परिवार सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करता था, जिससे उनके पड़ोसी अच्छी तरह वाकिफ थे। लिहाजा 11 जून की सुबह मूर परिवार के पड़ोसियों को अटपटी लगने लगी, क्योंकि सालों से उसने ऐसा सन्नाटा मूर परिवार में इससे पहले कभी नहीं देखा था। बेशक हालात कैसे भी रहे हों, कम से कम इतनी देर तक तो कोई सोता नहीं रहता था। फिक्रमंद पड़ोसी ने मूर परिवार के घर का दरवाजा खटखटाया, तब भी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। खिड़कियों से झांक कर देखा, कुछ नजर नहीं आया। तब पड़ोसियों को चिंता हुई तो उसी मोहल्ले में रहने वाले सारा के भाई को खबर भिजवाई गई। सारा का भाई वहां पहुंचता है और बड़ी कोशिश के बाद घर के पिछवाड़े के एक दरवाजे को खोलकर वो घर के भीतर दाखिल होता है। उसके सामने एक बेडरूम था, वो सीधा उसमें जाता है। बेडरूम में दाखिल होते ही सारा के भाई की चीख निकल जाती है, क्योंकि कमरा खून से सराबोर था। फर्श पर खून ही खून था और बेडरूम खून से लाल हो चुका था, और उसी बेड पर सारा और जो मूर की खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई थीं। लाशों की हालत देखकर सारा के भाई के होश फाख्ता हो गए। सिर लगभग कुचला हुआ था, जो मूर की आंख लगभग बाहर लटक रही थी। देखकर यही अंदाजा हो रहा था कि कातिल ने बड़ी ही बेरहमी से इनका कत्ल किया। बेडरूम की हालत देखकर सारा के भाई की हालत खराब हो जाती है। वो उल्टे पैर वापस लौटता है और पड़ोसियों से कहकर मार्शल यानी इलाके की पुलिस को इत्तेला करता है। 10 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस के साथ सारा का भाई और दूसरे पड़ोसी घर में दाखिल होते हैं। बेडरूम का हाल तो सारा का भाई देख ही चुका था, लेकिन पुलिस के साथ वो घर के बाकी कमरों में जाकर देखता है। हर कमरे में लाशें ही मिलती हैं, हर एक बेड पर लाशें। सारा और जो के चारों बच्चों के अलावा पड़ोस के दोनों बच्चों की भी लाशें वहीं बेड पर पड़ी हुई थीं। पुलिस अब अपनी तफ्तीश शुरू करती है। फॉरेंसिक और डॉक्टरों की टीम भी मौके पर आ जाती है। शुरुआती तफ्तीश का इशारा यही था कि सभी लोगों की हत्या नींद में की गई, यानी कातिल इन लोगों को उस वक्त मौत के घाट उतारा जब वो सब गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक के लोग उस वक्त चौंक गए जब उन्हें वहां 9 साल की एक बच्ची की लाश बाकी लाशों से अलग तरह से नजर आई। वो बेड पर तिरछी पड़ी हुई थी और उसकी बाह में चोट थी। उसको देखकर पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि वारदात के वक्त शायद वो बच्ची जाग गई थी, इसलिए उसने खुद को बचाने की कोशिश की। शायद इसीलिए उसकी लाश दूसरी लाश के मुकाबले अलग तरह से पड़ी मिली। इसी बीच
जांचकर्ताओं को जो शिया मूर और सारा मूर के कमरे में एक हथौड़ा पड़ा मिला, जो पूरी तरह खून से लटपट था। उस हथौड़े को देखकर पुलिस ने यह तो अंदाजा लगा लिया कि यही वो आला एक कत्ल है जिससे कातिल ने सभी को मारा। पुलिस की तफ्तीश में यह भी बात सामने आई कि हर एक के सिर पर कातिल ने कम से कम 20 से 30 बार वार किया था, लेकिन सबसे बुरी तरह किसी को मारा गया था। वो उस घर के मालिक जो सिया मूर को मारा गया था। मूर को हथौड़े के अलावा कुल्हाड़ी के धार वाले हिस्से से भी मारा गया था। मौका ए वारदात का मुआयना करते वक्त पुलिस को यह भी अंदाजा हो गया कि कातिल को शायद सबसे ज्यादा नफरत घर के मालिक जो मूर से ही थी। उस घर से जो लाशें मिलीं, उसमें जो सिया मूर के अलावा उनकी पत्नी 39 साल की सारा मूर, 11 साल के हरमन मूर, 10 साल की कैटरीन मूर की, 7 साल का ऑनर्थर मूर और 5 साल के पाउल मूर, और 2 पड़ोस के बच्चे 8 साल की ईना इंस्ट्रिंगलर और 12 साल की लीना इंस्ट्रिंगलर। डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सारे कत्ल रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान हुए थे। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को सिगरेट के 2 बट्स भी मिले। इससे यह भी पता चल गया कि कातिल ने सबका कत्ल करने के बाद बड़ी तसल्ली से वक्त बिताया, सिगरेट भी पी और फिर बाथरूम में जाकर हाथ भी धोए, और यह सब करने के बाद बड़े आराम से वहां से निकल गया। जाते जाते वो घर की चाबी भी अपने साथ ले गया और दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। छोटे और शांत से शहर में एक बंगले के भीतर 8-8 लोगों का कत्ल, ये खबर जैसे ही फैलती है तो हंगामा मच जाता है, और देखते ही देखते शहर की तमाम आबादी उस बंगले के सामने तमाशबीन बनकर खड़ी हो गई जहां 8 लोगों का कत्ल हुआ था। बहुत से लोग बंगले के भीतर घुसने की कोशिश करने लगे। उस वक्त बंगले में एक फॉरेंसिक डॉक्टर भी मौजूद थे। नाम था डॉक्टर F.S. विलियम्स। बंगले के भीतर जाने को बेताब भीड़ को देखकर डॉक्टर विलियम्स ने भीड़ से कहा था कि अगर तुम लोग बंगले के भीतर मत जाओ, क्योंकि अगर भीतर गए और वहां जो कुछ है उसे देखा तो यकीन जानो अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक पछताते रहोगे। इसलिए मेरी बात मानो मत देखो, मत जाओ। असल में भीतर लाशों की जो हालत थी, वहां का जो मंजर था, उसे देखने के बाद शायद ही कोई उसे अपनी जिंदगी में भुला सकता। बावजूद इसके कई लोग उस बंगले में दाखिल हुए, जिसकी वजह से बंगले के भीतर मौजूद सबूत और सुराग के अलावा कई जरूरी फिंगरप्रिंट और DNA जैसी चीजें खराब हो गईं, जिससे पुलिस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं, क्योंकि तफ्तीश के लिए जरूरी सुराग मिट गए थे। पुलिस ने फिर भी अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई और पता लगाया कि वो कौन लोग हो सकते हैं जो हथौड़े से कत्ल तक कर सकते हैं। पुलिस ने 7-8 संदिग्धों की निशानदेही की। उनमें से एक शख्स तो ऐसा भी था जिसने कुछ अरसा पहले ही हथौड़े से अपनी बीवी, अपनी सास का कत्ल किया था, लेकिन तफ्तीश में पता चला कि उस रोज उसकी मौजूदगी ही वहां नहीं थी। एक और को भी पकड़ा, लेकिन वो भी उन कत्ल का मुल्जिम नहीं बन सका। पुलिस ने हथौड़े से कत्ल करने के एंगल से खूब छानबीन की, लेकिन पुलिस को न कोई सबूत मिले और न ही कोई सुराग। पुलिस मूर फैमिली के साथ किसी की अदावत को भी साबित नहीं कर सकी। पुलिस को यह तो पक्का यकीन हो गया था कि जो कातिल था वो यहां सिर्फ और सिर्फ कत्ल के इरादे से ही आया था। लेकिन एक सवाल पुलिस को भी अकर रहा था कि अगर कातिल की दुश्मनी जो मूर से थी, तो फिर उसने बच्चों को निशाना क्यों बनाया? पुलिस के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने जिन संदिग्धों को इस कत्ल के सिलसिले में पूछताछ के लिए पकड़ा था, उनमें से एक था कैली, जो इस वारदात के बाद सबसे बड़ा संदिग्ध था पुलिस की नजर में। उसकी वजह भी थी। असल में पुलिस के मुताबिक 10 जून की रात को कैली वेलिस्का शहर में भी था और वो स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने भी पहुंचा था। उस रात वो वेलिस्का में ही रुका था, लेकिन सुबह 5 बजे वो वेलिस्का छोड़कर चला गया था। चूंकि कत्ल का वक्त 12 से 5 बजे तक का ही था, लिहाजा कैली पर शक गहरा हो गया। लेकिन उस पर शक की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि जब वो ट्रेन से शहर छोड़कर जा रहा था तो रास्ते में उसने कुछ लोगों से कहा था कि वेलिस्का शहर के एक घर में
8 लाशें पड़ी हुई हैं और उनमें 6 बच्चे हैं। असल में ये बात कैली के बारे में कुछ चश्मदीदों ने पुलिस को बताई थी। यहां बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर कैली को कैसे पता चला था कि मूर के बंगले में 8 लाशें पड़ी हैं और मरने वालों में 6 बच्चे हैं, और वो भी तब जबकि तब तक ये खबर न तो मीडिया में आई और न ही कहीं छपी। इसी सवाल के सहारे पुलिस ने कैली को तलाशना शुरू कर दिया और कैली पकड़ा गया। कैली के बारे में तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि उसके खिलाफ महिलाओं से छेड़खानी के कई आरोप लग चुके हैं। कुछ लोगों के साथ आपत्तिजनक तस्वीरों को साझा करता था। तभी पुलिस को जांच में पता चला कि उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं है और उसका इलाज भी चल रहा है। लेकिन पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। इत्तेफाक देखिए कि पुलिस के सामने कैली ने स्वीकार भी कर लिया कि उसने ही कत्ल किए थे, क्योंकि गॉड का हुक्म था। पुलिस ने जब बतौर कातिल कैली को अदालत में पेश किया तो साथ में उसकी मेंटल रिपोर्ट भी अदालत के सामने रखी गई। उसकी मानसिक हालत की रिपोर्ट देखने के बाद जूरी बंट गई, क्योंकि जूरी के कुछ सदस्यों का कहना था कि संदिग्ध का इकबालिया बयान उसकी मानसिक हालत के मद्देनजर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जूरी का फैसला हुआ और कैली बरी हो गया। बरी होने के बाद इधर पुलिस अपनी तफ्तीश करती रही और कैली के खिलाफ उसे सबूत और सुराग मिलते रहे। उधर कैली भी घूम घूम कर लोगों से कह रहा था कि कत्ल उसने ही किए हैं। लिहाजा पुलिस ने फिर कैली को पकड़ा और उसके खिलाफ मुकदमा फिर चलाया। लेकिन कैली की बहकी बहकी बातों और उसकी मेंटल रिपोर्ट ने जूरी को हैरान कर दिया और पुलिस अदालत में कोई ऐसा ठोस सबूत भी पेश नहीं कर सकी जो ये साबित कर सके कि कैली ने ही 8 लोगों की हत्या की। अदालत ने दूसरी बार कैली को बरी कर दिया। पुलिस ने 6 और संदिग्धों को पकड़ा, लेकिन किसी के भी खिलाफ पुख्ता सबूत न होने की वजह से उन्हें भी मुलजिम नहीं बनाया जा सका। वक्त गुजरता रहा, पुलिस की तफ्तीश चलती रही, लेकिन कत्ल की पहेली अनसुलझी ही बनी रही। उधर मूर फैमिली का वो बंगला और उससे जुड़े किस्सों की वजह से जमाने में घोस्ट बंगले के रूप में बदनाम हो गया। बरसों तक बंगला वीरान रहा। इस बंगले की कहानियां इस कदर मशहूर हुईं कि एक स्थिति ये आ गई कि लोग इसे दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक करार देने लगे। घोस्ट बंगले के रूप में मशहूर होते ही इस बंगले को लेकर कई किस्से और कहानियां भी हवा में तैरने लगीं। कई बरस बीत जाने के बाद पहले इस बंगलों के एक म्यूजियम के तौर पर तब्दील कर दिया गया, लेकिन वक्त गुजरने के बाद यह बंगला बिका, लेकिन उसकी पहचान नहीं बिकी। उस बंगले के बाहर बाकायदा एक बोर्ड लगाया गया जिस पर इस बंगले की कहानी लिखी गई। देखते ही देखते तमाम पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वालों के बीच यह बंगला मशहूर हो गया। इस बंगले की डरावनी कहानियों और उनसे जुड़े किस्सों के बारे में सुनकर बंगले के मालिक ने इसे कमाई का जरिया बना लिया और बंगले को होटल में तब्दील कर दिया, जिसकी शर्त थी कि एक रात एक वक्त में सिर्फ 8 लोग ही यहां रुक सकते हैं, और वो भी अपनी जिम्मेदारी पर। इस बंगले से जुड़ा एक किस्सा लोगों को बहुत खींचता है। इत्तेफाक से बंगले में हुए कत्ल के ठीक 100 साल बाद यानी 10 जून 2012 को 2 शख्स इस बंगले में जाकर रुकते हैं। अगले रोज सुबह उन 2 में से एक जख्मी हालत में मिलता है। उसके सीने के पास खंजर के निशान थे। हालांकि जख्म मामूली था और जान को खतरे जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन यह बात रहस्य ही रह गई कि आखिर उस शख्स को चाकू किसने मारा था। हालांकि उस लड़के ने यह बयान दिया था कि उसे घर में किसी के होने का आभास हुआ, और यह भी आभास हुआ कि कोई है जो उसे मारना चाहता है। बहुत से लोग इस बंगले में रुके, रात भी गुजारी, और सबके पास इस बंगले की अलग अलग कहानियां भी हैं। फिलहाल तो बंगला एक म्यूजियम है, लेकिन यह रहस्य आज भी जस का तस है कि मूर फैमिली और पड़ोस के दोनों बच्चों का कातिल आखिर कौन है। यह सवाल आज भी उसी बंगले के इर्द गिर्द जवाब की तलाश में भटक रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस भूतिया बंगले के बारे में? अपनी राय जरूर दें, और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे।
तो मिलते हैं एक नई रोमांचक वीडियो के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।